Yes, ma'am. So these cells are there. We are doing chapter 8. You can see in the first there is a cross section of parenchyma tissues, longitudinal section also of parenchyma tissues. For example, अगर हम इस पेन को स्टेम की तरह देखें और अगर हम इसका ऐसे राउंड सेक्शन काटें, जैसे कि हम यहाँ से कट करें तो ऐसे राउंड सेक्शन करके गोल सा हमें सेक्शन मिले विद टिश्यू, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम थिन स्लाइसेस किसी टिश्यू के पाते हैं तो दैट इज क्रॉस सेक्शन, क्योंकि वो कैसी अपीयरेंस में आता है, राउंड अपीयरेंस में आता है। तो राउंड सेक्शन में हमें पैरेन्काइमा टिश्यूज ऐसे दिखते हैं। बट अगर हम इसी का ही लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटे, मतलब लेंथ वाइज, और थिन स्लाइस लेके छोटा सा स्लाइस ऐसे करके काटे, लेंथ वाइज काटे, तो वी गेट दीज काइंड ऑफ टिश्यूज व्हिच आर शोन डाउनवर्ड। लेंथ वाइज हमें लॉन्गिट्यूडनल लंबे सेल दिखते हैं। सेम वे कोलेनकाइमा का भी क्रॉस सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। स्लेरेनकाइमा का भी आपको पता है कि क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है ऊपर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नीचे दिखा रखा है। देन यहाँ पर एनिमल टिश्यूज भी दिखा रखे हैं, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यूज, blood cells, blood beads, connective tissue, and gland cells are shown. So this way you have shown in the slides. Then प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का भी हमने समझा था कि प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल्स है जो आपके न्यूक्लियस जिनका नहीं होता, सिर्फ क्रोमोसोम सेंटर में न्यूक्लियोइड रीजन में रहता है। दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स। They include bacteria, blue-green algae, mycoplasma, and PPLO, pleuropneumonia-like organism. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. मैंने बोला था उनका जनरेशन टाइम कम होता है, जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करते हैं। They vary in size and shape. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, पर्पल रंग के राउंड कलर के बैक्टीरियाज दिखा रखे हैं। Then cyanobacterias, mycoplasma. This is shown to you. Are you able to see it? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Then prokaryotic cells are shown. Bacteria have four basic shapes shown: Bacillus, Coccus, Vibrio. This we have discussed. And at the right end, the diagram was given. Prokaryotic cells organelles बताई हुई है, डायग्राम आप देख सकते हो। सेल एनवलप है, ब्राउन कलर की सेल वॉल है सबसे बाहर, कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड देन स्मॉल फाइबर्स and long flagella is shown here. Cytoplasm is light bluish in color, red color ribosomes are shown in blue color, dark blue and light blue color. Nucleus में nucleus नहीं, nucleoid region में chromosome है. There are chromosome in the nucleoid region. ठीक है, तो these are the things which are shown, and now we have discussed their structures as well. उनके structures को भी discuss कर चुके हैं. Now moving to the next prokaryotic cell organelles. It has a cell envelope which is also known as a glycocalyx, और इसमें glycocalyx नहीं, cell envelope जिसमें तीन पार्ट्स हैं। इसमें पहला पार्ट है glycocalyx, सेकेंड पार्ट है आपका सेल वॉल, एंड थर्ड पार्ट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीनों से मिलकर आपका सेल एनवलप बनता है। आप यहाँ पर एक बैक्टीरिया का क्रॉस सेक्शन भी देख रहे हो जो कट करके दिखा रखा है, जिसमें डार्क ब्राउन कलर का कैप्सूल है, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। उसके नीचे येलो कलर की सेल वॉल दिखाई है, देन उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रीनिश कलर की आपको शो करिए डायग्राम, इन द डायग्राम। स्मॉल फाइबर जैसे स्ट्रक्चर बैक्टीरिया से निकाल रहे हैं जो एडहेशन के लिए काम आते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स अगर कैप्सूल ना हो अगर, और एक आउटर लेयर स्लाइम लेयर की तरह हो, लूज लेयर की तरह हो, तो उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। मतलब कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया स्मूथ दिखते हैं सेल के बाहर, उनके ऊपर फिक्स शेप होती है, एंड शुगर का बना हुआ कैप्सूल इनके ऊपर बुलेट शेप का इसको रिजिडिटी देता है। बट अगर ऐसा ना हो, बैक्टीरिया के बाहर जस्ट आउटर में एक स्लाइम सी लेयर हो, स्लाइम सी लेयर मतलब इरेगुलर सी लेयर हो, तो उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। लूज शीट हो,
कैप्सूल ना होकर उसे स्लाइम लेयर बोलते हैं, ये बताया था। देन सेल वॉल, सेलुलर में सेल वॉल की बात बताई थी, मिडिल लेयर, ये प्रोकैरियोटिक के बारे में स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको बता दिया कि इट इज सेमी परमेबल इन नेचर एंड दिस इज यू स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट इन यूकैरियोट्स में जैसी होती है वही है। सेल एनवेलप के ऊपर, क्रिस्टन ग्राम के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने ऐसा स्टेनिंग प्रोसीजर दिया था जिसकी वजह से पता चला था, ग्राम स्टेनिंग इन्होंने दी थी, अपने नाम पे उस स्टेनिंग का नाम पड़ा है, ई कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस दूसरा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि ई कोलाई रॉड शेप आपको दिख रहा है और पिंक कलर का दिख रहा है, जबकि आप जब यहाँ देख रहे हो वायलेट और ग्राम पॉजिटिव इज शोन इन द ब्लू कलर, दैट क्रिस्टल वायलेट ने सबसे पहले लिया है। ग्राम पॉजिटिव रिटेन द ग्राम स्टेन, मतलब वो ग्राम स्टेन से रिटेन करते हैं, प्राइमरी स्टेन लेते हैं। ग्राम नेगेटिव दे डू नॉट रिटेन द ग्राम स्टेन। तो इसके बाद हम आगे जाते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन की मोटी लेयर होती है एंड उसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड की चेन होती है ग्राम नेगेटिव में। मीजोसोम की बात हमने करी थी, मीजोसोम अटैचमेंट देता है क्रोमोसोम को, इनफोल्डिंग और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ है और ये रेप्लिकेशन के वक्त भी काम आता है, वेसिकल ट्यूब्यूलर शेप का हो सकता है। इसके कुछ फंक्शंस है जो यहाँ मेंशन है कि डीएनए क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन के वक्त ये काम आएगा कि जब डीएनए अपने आप को डबल करेगा तो ये मीजोसोम से अटैच करा देगा और जब ये डबल डीएनए दो डिफरेंट सेल्स में बाइनरी फिजन के वक्त आए होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करने में मीजोसोम ही हेल्प करेगा। इट विल इंक्रीज द रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन आल्सो एंड क्रोमोसोम तो हो गया। उसके बाद रेस्पिरेशन और सिक्रीशन में इसका रोल है, इट मींस एटीपी, इसमें एटीपी क्या होते हैं बनने की प्रोसेस, एटीपी बनने की प्रोसेस ही रेस्पिरेशन है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस आपने पढ़ा है, रेस्पिरेशन करती है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी बनाती है, सिक्रीशन भी करने का काम मीजोसोम का हो सकता है, कुछ सब्सटेंस ये रिलीज कर सकता है अपने अंदर से, उसमें एंजाइम्स होंगे, उसमें रिएक्शंस होंगे, तो कुछ सब्सटेंसेस बना के भी इट कैन सिक्रीट। इट इज अ मीजोसोम इज हैविंग मल्टीपल प्रोसेसेस and doing many functions, increasing the surface area of plasma membrane in enzymatic activity भी। प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम एंड क्रोमेटोफोर में, मीजोसोम में क्रोमेटोफोर्स भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसे सच ऑर्गेनली नहीं होती बट पिगमेंट्स हो सकते हैं। मीजोसोम में पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग हो सकती है जैसे साइलोबैक्टीरिया में होती है। न्यूक्लियोइड रीजन में जीनोमिक डीएनए होता है, इसमें एक्स्ट्रा में एक और सर्कुलर डीएनए भी मिल सकता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हो दो मिल रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं प्लाज्मिड बोलते हैं। और प्लाज्मिड तो राउंड कलर राउंड रिंग जैसे डीएनए होते हैं और उनके ऊपर पर्टिकुलर कभी कभी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस जीन होती है। ऐसी जीन ये डीएनए की मॉलिक्यूल है पर ये राउंड शेप के हैं। अब तक हमने डीएनए को यही पढ़ा है कि वो क्या है, वो एक लॉन्ग पॉलीमर है जो कि क्या कर रहा है, अपनी जीन्स को रख रहा है। बट बाद में हमें ये पता चला कि बैक्टीरिया में कुछ राउंड कलर के भी जीन मॉलिक्यूल होते हैं अलग से क्रोमोसोम के अलावा। यहाँ न्यूक्लियोइड में क्रोमोसोम है, उसके अलावा भी डीएनए साइटोप्लाज्म में ऐसे रिंग कलर का डीएनए है एंड इसको ही प्लाज्मिड कहते हैं। और ये कभी कभी ऐसी जीन्स रखता है जो एंटीबायोटिक के लिए बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस देती है, मतलब ऐसे बैक्टीरिया बन गए कि जो एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में भी जिंदा रह सकते हैं क्योंकि इनके पास स्पेशल जीन्स है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। नाउ फ्लैजिला की बात करी गई। फ्लैजिला लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। इनके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं फ्लैजिला के अंदर, हुक, बेसल बॉडी और फिलामेंट। फिलामेंट इनका लॉन्गेस्ट पार्ट है, आप यहाँ देख सकते हो फिगर में, कैन यू सी, दिस इज द बेसल बॉडी, दिस इज द ग्रीन कलर हुक and this is blue color filament. Can you see? Are you understanding what I am telling you? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप यहाँ पर तो ये इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है जो चलने में बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करें। These are surfaces structure that have no role in motility. Villi, single pillars and are elongated tubular structures. छोटे छोटी सी जो मेम्ब्रेन्स हैं ये
स्पेशल प्रोटीन पिलिन की बनी होती है। एंड फिम्ब्री छोटे छोटे बेसल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फाइबर्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। एंड इन द स्ट्रीम टू होस्ट टिश्यूज, ये होस्ट टिश्यूज में जुड़ने के काम आ जाता है। बैक्टीरिया इनके थ्रू होस्ट में जुड़ता है। ओके, इज इट क्लियर? जैसे इसको किसी और सेल पे अटैच होना होगा तो फिम्ब्री की मदद से अटैचमेंट होती है। पिलाई की मदद से हमने बताया था कि इट इज having in the sex pillars. Can you see in the figure? It is observed. These are all fimbriae. These are small structures, but the long one, medium size one is a sex pillars. So it is just एक बैक्टीरिया जब दूसरे बैक्टीरिया से सेक्स पिलस से कनेक्टेड हो जाएगा तो यहाँ से डीएनए उस पिलस से मूव करके दूसरे बैक्टीरिया में अपना डीएनए को रिलीज कर सकता है। दैट इज it is the method of reproduction, different method of reproduction. Is it clear? Yes, ma'am. Ribosomes है 15 नैनोमीटर 20 नैनोमीटर के साइज के। दे आर टू सब यूनिट 50s and 30s ribosomes in the together make 70s prokaryotic ribosomes. Can you see there are 30s small subunit ribosome की छोटी subunit है, ये prokaryotic ribosomes हैं जिसमें 30s राइबोसोम है और 23s 5s का 70s बना हुआ। 70s कैसे बना? एक 50s सब यूनिट बड़ी सब यूनिट, एक 30s सब यूनिट छोटी सब यूनिट, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका 70s राइबोसोम बन गया। एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम का आप वहीं देखोगे 80s का कॉम्पोजिशन क्या है, 60s जिसमें आपका 5s 5.8s 28s rRNA है एंड 40s वाले में 18s rRNA है। क्लियर? यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरीके से एक लाइट ग्रीन येलोइश ग्रीन कलर की स्मॉल सब यूनिट 30s की इससे जुड़ रही है, बड़ी सब यूनिट 50s से जुड़ रही है। छोटे हैंड और बड़े हैंड का शेप आपको देख रहे हो, एक छोटा सा हैंड है, एक उस पे बड़ा सा हैंड है, उनका शेप आप देख रहे हो, राइबोसोम्स बन रहे हैं। इज इट क्लियर? S is for sedimentation coefficient. S आपका यहाँ पर जो S यूज हो रहा है ये इसकी यूनिट होती है। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मतलब अगर हम जब सेल को सेडिमेंट कराने के लिए सेंट्रीफ्यूज कराते हैं, रेवोल्यूशंस पर मिनट पे घुमाते हैं बहुत ज्यादा स्पीड में, तो फिर क्या होता है ये जिस यूनिट पे रुकते हैं तब इनका मॉलिक्यूलर वेट आता है 70s 50s। इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है ये ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, जो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का है यूकैरियोटिक 80s का होता है, जो प्रोकैरियोटिक है वो 70s के होते हैं। इज इट क्लियर? राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। कैन यू सी राइबोसोम्स अटैच्ड है, बहुत सारे राइबोसोम्स एक आरएनए ग्रीन कलर के आरएनए पे अटैच है। मैंने आपको बताया था ऐसा स्ट्रक्चर पॉलीजोम्स कहलाता है। पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम एक ही मतलब है, जहां पर एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम लगकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन चेन बना रहे हैं। पर्पल रंग की ये जो निकल रही है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रोटीन चेन। आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दैट? आर यू एबल टू कनेक्ट? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? So we were discussing now, these are non-membranous stored reserve material seen freely in the cytoplasm। मतलब राइबोसोम की बात हो रही है कि ये साइटोप्लाज्म में freely move रहते हैं present, and they are phosphate, they have phosphate synophagein granules and glycogen granules and gas vacuoles। यानी किसकी बात हो रही है? राइबोसोम्स तो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, बट इंक्लूजन बॉडीज की बात हो रही है। They are telling about non-membranous bound inclusion bodies. That means ऐसी structures जो कि मैंने आपको बोला था कि कोई साइनोबैक्टीरिया हो तो अपना न्यूट्रिशन करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा एंड इट विल मेक द फूड मटेरियल और उसको साइटोप्लाज्म में ही स्टोर कर लेगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ऐसा स्पेशल स्टोरेज ऑर्गेनेली भी नहीं है, कोई भी ऑर्गेनेली नहीं है, तो वो उसे डिपॉजिट ही करता रहता है। एंड वो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स बना सकता है अगर वो फॉस्फेट बैक्टीरिया है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स बना सकता है, गैस वैक्यूल्स वो बना सकता है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इस तरीके से क्योंकि उन्हें बुओयंट रहना है,
अगर वो पानी की हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फिलामेंटस होती हैं, ग्रीन एल्गे, तो उनको गैस वैक्यूल चाहिए होगा। यूकैरियोटिक सेल की बात अगर करें, दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज। इनको स्पेशली इनका यही फीचर है, न्यूक्लियस से ही इनका नाम आया, ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोट मतलब ट्रू न्यूक्लियस, एंड उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी होना वो है, क्योंकि न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेली है। यहाँ पे साइड में आप राइट हैंड साइड पे 4 इमेजेस देख रहे हो। एक प्रोटिस्ट सेल है, एक आपका फंगल सेल है, एक प्लांट सेल है, एक एनिमल सेल है। सो दैट इज दीज ऑल आर these 4 kingdoms: protista, fungi, plant, animal. These are what? These are um, eukaryotic kingdoms. Then they have complex locomotory and skeletal cytoskeletal structure. मैंने आपको बताया था कि इनमें खुद मूवमेंट करने के लिए साइटोस्केलेटन होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में भी इसके अंदर ऐसे प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो इनको स्यूडोपोडिया बनाने में हेल्प करते हैं। एंड जेनेटिक मटेरियल इनका क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज होता है, मतलब रैंडमली नहीं होता, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स. Cell organelles in eukaryotic cells, cell membrane, cell wall, endomembrane systems, mitochondria, plastids, ribosomes, cytoskeleton, cilia and flagella, centrosome and centrioles, nucleus and microbodies. These are the structures which one by one we have to study. And I told you whether you have to make one diagram of plant cell or animal cell, it's your wish. आप कोई भी एक diagram बना लोगे. And then cell organelles in eukaryotic cells, the same names are written over here. And then we will come microbodies, a new name which was not there in the microbodies is also there. One, are they giving the organelles of plant cell or animal cells? So 5th number plastids are there, and in this also they have written plastid, meaning that slide is repetitive slide. Slide repetitive है वो. Then cell organelle in eukaryotic cell membrane. Chemical structures on human RBCs have shown the cell membrane is composed of a lipid protein bilayer and carbohydrates. तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो ब्लूइश कलर के इनके हेड्स दिख रहे हैं, इन सारे लिपिड्स के अंदर टेल्स भी हैं, ऐसे जिगजैग जिगजैग टेल्स अंदर की तरफ सील हो रखे हैं. यही लेयर नीचे भी है, लिपिड्स की पूरी चादर नीचे भी है. तो डबल लेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच में रेड रेड कलर के प्रोटीन्स आप देख रहे हो, चाहे वो हेलिकल प्रोटीन हो, अल्फा हेलिक्स टाइप के हो, चाहे वो 3 डायमेंशनल प्रोटीन्स हो, इंटीग्रल प्रोटीन, ये दोनों ही इंटीग्रल है. इनका बस अरेंजमेंट अलग है. ये 3 डायमेंशनल एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूल की तरह लग रहा है. एंड दूसरा वाला कैसा है, हेलिक्स की तरह है, क्योंकि वो ट्विस्ट होते हुए बना है. तो पर ये दोनों ही, क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर रहे हैं, तो इनका नाम इंटीग्रल है. पर ऐसे कुछ प्रोटीन जो सिर्फ एक तरफ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इसी तरफ प्रेजेंट है ये वाला, और एक ऊपर लगा हुआ है इधर, दोनों मेम्ब्रेन्स पे क्रॉस नहीं हो रहा. तो ऐसे प्रोटीन एक्सटेंसिव है, या तो इंटरनल साइड में लगे हुए हैं या तो एक्सटर्नल साइड पे ही लगे हुए हैं, एक ही तरफ की मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं. एंड देन आपको बताया था कि ये जो छोटी छोटी सी जो चेन है, अगर ये लिपिड से लगी हुई है तो दे विल बी कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड्स. तो इनको ग्लाइकोलिपिड्स बोला जाएगा. और अगर ये ऑरेंज वाली भी आप देख रहे हो, ग्लाइकोलिपिड्स, एंड ऑरेंज में इट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्योंकि वो ऐसी शुगर की चेन्स हैं, शुगर की चेन की वजह से उनका नाम क्या पड़ रहा है, ग्लाइको वर्ड उनमें जुड़ रहा है. एंड ये जुड़ी किससे है, प्रोटीन से, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स. ठीक है, इज इट क्लियर? दीज आर द शुगर. यस मैम. यहाँ पर हमने ये समझ लिया. देन उसके आगे लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ये हमें पता है, फॉस्फोग्लिसराइड्स या फॉस्फोलिपिड्स, जिनकी हेड और टेल होती हैं. एंड नॉन सैचुरेटेड पोलर टेल ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्टेड, मतलब हाइड्रोकार्बन टेल अंदर की तरफ होती है. प्रोटीन और लिपिड का रेशियो अगर देखें तो ह्यूमन आरबीसी में 50 to 40% है. एंड बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्शन, 2 तरह के प्रोटीन है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स. कैन यू सी? This is peripheral protein in the figure. This is a simplified diagram. If you want to make a screenshot of this, you can take. तो आपका क्या है, ये एक schematic diagram है. This is a schematic diagram, and phospholipid is shown by blue color.
pink color channel proteins you can see, carrier proteins you can see, and purple color, pinkish purple color peripheral protein is shown here, and one purple color is peripheral protein is shown here, and glycoproteins are there. These are the way we have understood the things. Then उसके बाद डायग्राम से हमें क्लियर हो गया. आगे हम देख सकते हैं इसमें प्रपोज्ड बाय किसने प्रपोज किया था, तो दोनों साइंटिस्ट हैं, सिंगर और निकोलसन. इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्कस किया था, इन्होंने दिया था. एंड देयर एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी. एंड एबिलिटी मेम्ब्रेन कितना मूव कर सकती है उसको उसकी फ्लूइडिटी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द बायलेयर. मतलब लिपिड कैसे हैं, बहुत ज्यादा स्लिपरी होते हैं. लिपिड की जो मॉलिक्यूलर जो कह सकते हैं सरफेस ग्रेविटी होती है, प्लस जो डेंसिटी है दैट इज वेरिएड, लिपिड्स की अलग अलग होती है. तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से इसमें जो ये जो प्रोटीन होते हैं ये आपस में क्या मूव कर सकते हैं. तो यही बात बताई है कि मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द बायलेयर्स. कभी कभी ये प्रोटीन कभी इस वाली लेयर से डिफ्यूज होके नीचे वाली लेयर में भी पहुंच जाते हैं, और नीचे वाली लेयर से डिफ्यूज होके एक्सट्राडियर प्रोटीन ऊपर आ जाते हैं. यानी पेरिफेरल प्रोटीन्स इसमें मूव होते रहते हैं. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्लूइडिटी का, ये एक रोल है फ्लूइडिटी का यहाँ पर. सेल ऑर्गेनेलीज इन यूकैरियोटिक ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल. मतलब सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल है, ट्रांसपोर्ट का रोल है. ये भी हमने पढ़ लिया कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ मेम्ब्रेन्स को चीजों को अंदर आने देती है, कुछ को रोक देती है. और ये कैरियर प्रोटीन ऐसी कुछ चीजें जो कि प्रोटीन जो कि वाटर में डिसॉल्व होती हैं उन्हें कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू ली जा सकती है. इधर से इसने लाइट ग्रीन वाला मॉलिक्यूल पकड़ा और उधर उसने बीच में आया उसके, और फिर दूसरी तरफ से वो रिलीज हो गया अंदर की तरफ. तो कैरियर प्रोटीन ऐसे करते हैं, आउटसाइड सेल से कुछ लेते हैं, अटैच होते हैं उससे, और उसको फिर दूसरी तरफ इनसाइड द सेल भेज देते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस में भेज देते हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर से लिया, इंट्रासेलुलर में भेज दिया. तो दिस वे दे ट्रांसपोर्ट द थिंग्स. कैरियर प्रोटीन मेम्ब्रेन के ही प्रोटीन्स होते हैं जो चीजों को सेल के अंदर भेजने के लिए एंडोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, इंटरसेलुलर जंक्शंस के लिए, डिविजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल. सेल मेम्ब्रेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पैसिव एंड एक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ के एटीपी यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा. आप देख रहे हो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई एटीपी नहीं ब्रेक हुआ, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लास्ट वाले में there is a transport through a carrier molecule, and that too ATP की breaking के बाद ही substance बाहर से molecule to be transported is transported. ठीक है, तो active में ATP break हो रहा है. Cell organelles in eukaryotic cell movement of molecule across the membrane along the concentration gradient higher to concentration to lower without the expenditure of energy. ये दो तरीके का हो गया, passive transport, simple diffusion and osmosis. मॉलिक्यूल न्यूट्रल सोल्यूट्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जाते रहेंगे, एंड ऑस्मोसिस में स्पेसिफिकली वाटर का मूवमेंट कंसिडर किया जाता है. ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड. द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर बायोलिपिड, सो दे रिक्वायर द मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स फॉर द ट्रांसपोर्टेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. द एग्जांपल ऑफ अ कैरियर प्रोटीन. नाउ कमिंग टू द सेल ऑर्गन. Movement of molecule across the membrane against the concentration gradient, that is from the lower to the higher concentration with the expenditure of energy ATP is utilized. मतलब एनर्जी का यूज करके हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहे हैं जो एक तरफ जिस तरफ से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उस तरफ ऑलरेडी कम है, फिर भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन दूसरी जगह ही भेजी जा रही है जहां ऑलरेडी ज्यादा है, फिर भी और ज्यादा किया जा रहा है. बाहर से लिया जा रहा है जहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, उसको दूसरी डायरेक्शन में भेजा जा रहा है. तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दो डायग्राम दिखा रखे राइट हैंड साइड पे. जो दूसरा वाला डायग्राम है उसमें आप देख रहे हो एनर्जी यूज हो रही है, जिसमें एनर्जी यूज हो रही है जिसमें उस वही आपका कौन सा ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इज इट क्लियर? Can you see there is इस तरफ ये रोम्बस वाले मॉलिक्यूल ऑलरेडी दो हैं और राउंड वाले मॉलिक्यूल ज्यादा हैं.
पर भी रोम्बस वाले मॉलिक्यूल्स के इसने पकड़ा, 2 रोम्बस वाले मॉलिक्यूल्स को येलो कलर के और इसने दूसरी डायरेक्शन में भेज दी। तो दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें इसे सोडियम पोटेशियम पंप से मेंशन करा है, इस एग्जांपल दिया है, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप इज द एग्जांपल ऑफ दैट काइंड ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Now coming to the cell wall, it is a non-living rigid structure found outer to the plasma membrane in fungi and the plant. Cell wall आपकी fungi और plant में मिलती है outer to the plasma membrane, and cell wall algae की cellulose की बनी, galactine, mannans, minerals की भी बनी हो सकती है, calcium carbonate, and other plant में ये cellulose, pectose, hemicellulose, proteins इनकी बनी हुई होती है। एंड सेल वॉल में आप इसको देखो स्ट्रक्चर को, तो आपको ऐसे दिखेगा कि सेल वॉल यंग प्लांट की प्राइमरी सेल वॉल होती है, एंड देन दैट इज प्रोड्यूसिंग मोर कंटेंट, ग्रेजुअली डिमिनिशेस प्राइमरी सेल वॉल, ग्रेजुअली जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है वो डिमिनिश होती रहती है, और सेकेंडरी सेल वॉल बनाता है इन द इनर साइड टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की तरफ, अंदर की तरफ वो अपना सेकेंडरी सेल वॉल बनाना शुरू कर देता है। द मिडिल लैमेला बहुत ही ज्यादा पतली होती है एंड 2 सेल के बीच में ग्लू का काम करती है, सीमेंट का काम करती है, नेबरिंग सेल्स को जोड़ती है, एंड द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स विद द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा तरह का ब्रिज उसको क्या कर सकता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ओके, एंड यहाँ पर दिखा रखा आपको प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल वॉल ऊपर दिखाई हुई है। यहाँ पर जो ब्लू कलर के फाइबर्स आपको दिखाए हैं, क्रिस क्रॉस, दीज आर व्हाट, पेक्टिन, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, ग्लाइकन्स। देखो सिलिंड्रिकल जो ब्लू कलर के फाइबर्स हैं ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, जो आपस में बिल्कुल सबसे ज्यादा मजबूती से यही दे रहे हैं। देन जो पर्पल कलर के फाइबर्स हैं दैट इज द पेक्टिन फाइबर्स, क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकेंस, इनके बीच में ग्लाइकेंस हैं, ग्रीन कलर के ग्लाइकेंस हैं। मिडिल लैमेला सीमेंट की तरह ही जेल जैसा सब्सटेंस है जो एक को दूसरे से जोड़ेगा। एंड यहाँ पर ये मार्क तो नहीं करा हुआ, बट सेकेंडरी सेल वॉल को मार्क नहीं किया हुआ ऊपर वाले फिगर में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा दी है फिर नीचे, ठीक है, ग्रीनिश और येलोइश कलर की क्या दिखाई है, एक प्लाज्मा में सैंडविच की तरह दिखाया हुआ है, जैसे कुछ सैंडविच करके रखते हैं एक के ऊपर एक, लेयर बाय लेयर जैसे रखते हैं वैसे लिखाया है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइमरी सेल वॉल, देन मिडिल लैमेला, ठीक है, भी यंग सेल की दिखाई है, दे हैव नॉट शोन सेकेंडरी सेल वॉल। प्लाज्मा नीचे वाले में आपको प्लाज्मोडेस्माटा जैसे ट्यूब्स दिखाए हैं बीच में जो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहे हैं, सेल वॉल को कनेक्ट कर रहे हैं। एंड देन आगे हम बढ़ते हैं तो फंक्शंस, सेल वॉल का फंक्शन बताया कि प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, इन्फेक्शन, एंड इट हेल्प्स इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन, एंड इट अकर्स द बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल। तो इतने सारे काम है सेल वॉल के, शेप देना सेल को, प्रोटेक्ट करना सेल को मैकेनिकल डैमेज से, इन्फेक्शन से। बाहर तो जो इन्वायरमेंट है वो इन्फेक्शियस इन्वायरमेंट है ही, बाहर से कोई भी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकती है, बैक्टीरिया, फंगस। तो अगर सेल वॉल जैसा प्रोटेक्टिव कवर होता है प्लांट के पास तो उसको कोई इन्फेक्शन नहीं कर पाता, सो दैट इज अ गुड पॉइंट। और ये बैरियर की तरह भी काम करती है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, कोई अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल अंदर ना चला जाए, एंड सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है सेल वॉल, एंड मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाती है, मैंने बता दिया। Endomembrane system, it is a group of membranous organelle having coordinated function. They include endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. तो आपको यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम राइट फ्रॉम द न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ही बनना शुरू हो जाता है, एंड इट कम्स एज अ नेटवर्क। फर्स्टली तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है जो कि रफ नेचर की है क्योंकि बाहर से उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। देन उसके बाद कुछ वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया है जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। फिर येलोइश ग्रीनिश कलर की गोजी बॉडीज दिखा रहे हैं कि स्टैक्स ऑफ बैग, फ्लैट बैग, डिस्क शेप
लगी हुई हैं गोल्जी अपैरेटस, एंड इन सब में से बीच बीच में से सिक्रेटरी वेसिकल्स निकल रहे हैं। दैट मीन्स कुछ एक पार्ट सिक्रीट कर रहा है, कोई सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो इन वेसिकल्स में फिल करके पैक करके भेज रहा है। ठीक है, यहाँ सब चीज मैं माँ को रखी न्यूक्लियर एनवलप येलो कलर की, जिसमें छोटे छोटे से न्यूक्लियर पोर्स भी हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है पूरा जो कट करके दिखा रखा है। मैंने राइबोसोम्स दिखा रखे हैं यहाँ पर ER के ऊपर, RER के ऊपर, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखा रखी है। लाइसोसोम्स, ऑरेंज कलर के लाइसोसोम जो गोल्जी से निकले हैं वो दिखा रखे हैं। इज इट क्लियर नाउ? Is it clear everyone? Yes, ma'am. Clear. Okay. Now endomembrane system को एक एक करके अगर हम देखें, NCERT का इमेज है। Here network of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm and ER divides the internal space into two regions, luminal and extraluminal। ये भी हमने कल पढ़ा था कि इसके अंदर का स्पेस जो होता है वो ल्यूमिनल स्पेस होता है, मतलब ये ल्यूमन होता है ER का। इसके अंदर अलग तरह का लिक्विड रहेगा, एंड इसके बाहर भी लिक्विड में ही है ये सब चीजें, यानी साइटोप्लाज्म में ही है सब चीजें। तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड है इसके बाहर वाली साइड। ठीक है, ये रफ और स्मूथ किसके बेसिस पे है? राइबोसोम्स के लगने की। आप देख रहे हो दाने 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 जैसे राइबोसोम्स इसके ऊपर लगे हुए हैं, तो रफ बन गई। क्या बन गई ये? रफ। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर हम देखें, बियर राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। एंड RER इज फ्रीक्वेंटली observed in the cells actively involved in the protein synthesis and secretion। प्रोटीन सिंथेसिस करना इसका काम है, सिक्रीशन ये करता है, बना बना के बाहर भेजेगा। एंड दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियस। ये कंसिस्टेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से, मतलब वहीं से बनना शुरू हो जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER है, एंड इसमें भी राइबोसोम्स एब्सेंट हैं। इसमें राइबोसोम एब्सेंट है, RER में तो थे। एंड इट इज मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये लिपिड बनाएंगी, एंड एनिमल सेल्स लिपिड्स, स्टेरॉइडल हार्मोन्स एंड सिंथेसिस ऑफ सिंथेसाइज्ड इन SER। लिपिड से बनी हुई चीजें और लिपिड्स SER में बनती हैं। डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर न्यूक्लियस, गोल्जी की बात ये कर रहे हैं, ये भी डेंस स्टेन लेती हैं, और ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो न्यूक्लियस के पास ही मिलते हैं, ER के पास ही मिलते हैं। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया, एंड इनमें जो बैग है उनके साइज बताए हुए हैं, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर के हो सकते हैं। दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलली रखे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे कोई बुक का आप एक बिल्डिंग सी बना दो, बुक्स के ऊपर बुक्स कॉपीज रखते रहो, तो you get a stack. That type of stack is made by the Golgi, and cistern are concentrically arranged with the convex size। cistern एक बैग को बोलते हैं, बैग के अंदर की जगह को बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये ये एक बैग जो है वो एक सिस्टर्न है, देन सेकंड सिस्टर्न है, देन थर्ड सिस्टर्न है। these are what? These are cisterns and cistern, and there are two main phases. First is cis phase। So cis phase is the phase which is near to the ER के पास में जो phase होता है that is cis phase, and ER के अपोजिट तरफ जो phase होता है that is trans phase। cis phase and trans phase is that like that exiting phase trans phase है। एंड जो इनकमिंग, जो जहां से वैक्यूल्स अंदर आ रहे हैं, इनकमिंग है, वो क्या है आपका दिस वे, सिस फेस हो गया। जो वैक्यूल को अपने अंदर फ्यूज करवा रहा है, जो भी वैक्यूल सब्सटेंस ला रहे हैं उनको स्टार्टिंग की मेम्ब्रेन्स में लाकर ज्वाइन करता है, ऐसा फेस क्या है? सिस फेस है। ठीक है, एंट्री फेज होता है सिस फेस, इसमें मटेरियल्स अंदर एंटर करते हैं। ट्रांस फेज क्या होता है? एग्जिट फेज होता है गोल्जी का। ठीक है, इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Endomembrane system में Golgi apparatus में secrete materials to the intracellular targets or outside the cell, material to be packaged as vesicle from the ER fused with the cis phase and towards the trans phase।
That is why Golgi apparatus remain in the closest position to ER, क्योंकि गोल्जी का वर्क क्या है, सिक्रीट करना मटेरियल्स को इंट्रासेलुलर टारगेट से आउटसाइड द सेल्स, बाहर भेजना सेल्स के, एंड सिस फेस ER जो भी वेसिकल्स होते हैं वो ER से फ्यूज करते हैं, ER के सिस फेस से फ्यूज करते हैं और ट्रांस फेस की तरफ जाते हैं। ये मैंने भी कल भी आपको बताया था कि इसमें जो भी वेसिकल अपना सब्सटेंस लाके फ्यूज हो रहा है वो इन सारी मेम्ब्रेन्स में अलग अलग एंजाइम के रिएक्शंस करेगा, उसमें नए नए ग्रुप्स ऐड होंगे, ग्रुप्स ऐड होने के बाद वो यहाँ से बाहर निकलेगा, विल मूव आउटसाइड फ्रॉम दिस ट्रांस फेज से बाहर आ जाता है वो मटेरियल, मॉडिफाई हो चुका होता है, चाहे प्रोटीन हो चाहे ग्लाइकोप्रोटीन हो, कुछ भी हो, ठीक है। उनमें शुगर्स जो भी जुड़नी थी, जो भी सिग्नल्स उनमें जुड़ने थे, वो स्ट्रक्चर्स गोल्जी का ही है काम उनको जोड़ दे और फिर वो रिलीज होने के लिए रेडी हो जाते हैं। When लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम्स आर द membrane bound vesicular structures. They are membrane bound vesicular structures, and lysosome vesicle contain almost all type of hydrolytic enzyme that are active at the acidic pH. They carry the carbohydrate under the lipid and they digest the carbohydrate protein. उसके अंदर जो भी चीजें आएंगी, चाहे कार्बोहाइड्रेट लाइसोसोम में आ जाए, चाहे लिपिड्स आ जाए, प्रोटीन आ जाए, वो उसके अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। लाइसोसोम एक ऐसे स्ट्रक्चर्स है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. लाइसोसोम आपका किसके लिए मैंने बताया था, क्लीनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, सेल के ऑटोलाइसिस के लिए, सेल डेथ के लिए भी, अगर सेल डेथ करना चाहे अपनी, उसमें कुछ डैमेज आ गया, उससे भी लाइसोसोम्स उसका सोर्स करा सकते हैं वो चीज। So with this we have just come to the vacuoles membrane